एक दिन आईपीएस सुनील का शर्मा सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठी हुई मालपुरा बाजार जा रही थी। ऑटो में बैठी हुई वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की हलचल, लोगों की भागदौड़, सब कुछ आम लग रहा था। लेकिन तभी ऑटो रिक्शा एक व्यस्त हाईवे पर रुक गया। ट्रैफिक जाम था और दूर से सायरनों की आवाज आ रही थी। लेकिन उनकी नजर हाईवे की दूसरी तरफ चली गई। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। हाईवे के उस पार एक बुजुर्ग खातून जिनका नाम सुधा देवी था, जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी उम्र शायद 70 साल से ज्यादा थी और कपड़े फटे पुराने। एक सादा सफेद साड़ी जो अब चिथड़ों में बदल चुकी थी। चेहरे पर सूजन थी, एक आंख बंद हो चुकी थी और आंसू लगातार बह रहे थे। उसके चारों तरफ 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरों पर जुल्म और घमंड साफ झलक रहा था। एक पुलिस वाला लाठी से उसकी पीठ पर वार कर रहा था, दूसरा उसके बाल पकड़कर खींच रहा था, तीसरा जोर जोर से चीख रहा था, साली बूढ़ी, कितनी बार कहा है जमीन की कागज पर साइन कर दे। जमींदार ठाकुर विडलान सिंह का सब्र खत्म हो रहा है, आज ही साइन नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। उसकी आवाज में नफरत और धमकी थी। बुजुर्ग खातून करहा रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, नहीं साहब, रहम करो, वो मेरी इकलौती जमीन है, मेरे शौहर ने मेरे लिए छोड़ी थी। मेरे बेटे की मौत के बाद वही मेरा सहारा है। सब्जियां उगाती हूँ, थोड़ा अनाज मत मारो साहब, मैं गरीब औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले ना रुके। एक ने उसके कंधे पर लात मारी जिससे वो और गिर पड़ी। चुप कर जिद्दी बूढ़ी, ठाकुर साहब फैक्ट्री बनाएंगे, गांव में रोजगार आएगा, तू तो बस रुकावट बन रही है, साइन कर वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा। और लाठी फिर उठ गई। सुनील का शर्मा सड़क के उस पार खड़ी थी। उनका खून खौल रहा था। वो एक आईपीएस अफसर थी, कानून की रखवाली। उनके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। ये मंजर उनके बचपन की याद दिला रहा था जब उनके वालिद को जमींदारों ने इसी तरह धमकाया था। उन्होंने फौरन ऑटो रिक्शा का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ी। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे छोड़ो, ये क्या जुल्म है, पुलिस वाले हो या गुंडे। उनकी आवाज तेज और सख्त थी, लेकिन सादे कपड़ों में वो किसी आम खातून से ज्यादा न लग रही थी। पुलिस वाले एक पल को रुके, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंस पड़े। अरे ये कौन बहादुरनी आ रही है, तू कौन है रे, यहाँ से निकल ले, अपना काम देख, ये हमारा मामला है। दूसरा पुलिस वाला बुजुर्ग खातून को फिर धक्का देते हुए बोला, देख अब और लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, साइन कर दे वरना सबके सामने और मार खाएगी। सुनील का शर्मा हाईवे क्रॉस करने की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी सायरनों की आवाज और तेज हो गई। ट्रैफिक इतना व्यस्त था जैसे कोई बड़ा जुलूस हो। अनगिनत गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, सलामती वाले व्हीकल और झंडों वाली बसें, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद था। सुनील का शर्मा हाईवे के बीच पहुंची ही थी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। मैडम, पागल हो गई हो, इतना बड़ा काफिला आ रहा है, मौत मांग रही हो क्या, वापस आओ। ड्राइवर की आवाज में घबराहट थी। सुनील का शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा, काफिले का पहला व्हीकल धुआं उड़ाता हुआ करीब आ रहा था। हवा के तेज झोंकों से उनका दुपट्टा उड़ गया, बाल बिखर गए, वो फंस गईं। हर गाड़ी गुजरते हुए धूल उड़ा रही थी। शोर इतना तेज था कि कुछ सुनाई न दे रहा था। सुनील का शर्मा की आंखें दूसरी तरफ टिकी थी। वो देख रही थी कि पुलिस वाले अब भी बुजुर्ग खातून को पीट रहे थे। एक ने फिर लात मारी, बुजुर्ग खातून चीखी। सुनील का शर्मा का दिल तेज धड़क रहा था। उनके हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे थे। वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रही थी। खुदा जल्दी गुजर जाए ये काफिला, अम्मा को बचा लेना, वो मन ही मन दुआ कर रही थी। काफिले की लंबाई इतनी थी कि गुजरने में पूरे 5 मिनट लग गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, उस बुजुर्ग खातून को बचाना। आखिरकार काफिला गुजर गया। ट्रैफिक धीरे धीरे खुली। सुनील का शर्मा ने जैसे ही हाईवे पार किया, वो दौड़ पड़ी। सांसें तेज थीं, पांव थकान भरे, लेकिन इरादा अटल। दूसरी तरफ पहुंची तो बुजुर्ग खातून जमीन पर पड़ी करहा रही थी। उसके चेहरे पर सूजन थी। पुलिस वाले गायब थे, शायद काफिले के शोर में या किसी राहगीर के डर से वो भाग गए थे। सुनील का शर्मा झुक गई, बुजुर्ग खातून को सहारा देकर उठाने लगी। अम्मा उठो, डरो मत, मैं हूं ना, अब कोई नहीं छुएगा तुम्हें। उनकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा सुलग रहा था। बुजुर्ग खातून ने धीरे से आंखें खोली, दर्द से भरी निगाहों में हैरत थी। बेटी, तुम कौन हो? वो ठाकुर के आदमी थे, वो वापस आएंगे, मुझे मार डालेंगे। सुनील का शर्मा ने उसे धीरे से सड़क किनारे बिठाया, अपना दुपट्टा निकाला और उसके चेहरे पर लगे आंसू को साफ किया। पास खड़ा ऑटो रिक्शा ड्राइवर दौड़कर अपनी पानी की बोतल ले आया। मैडम, ये लो, अम्मा को पिलाओ। सुनील का शर्मा ने बुजुर्ग खातून को पानी पिलाया। अम्मा शांत हो जाओ, मेरा नाम सुनील का शर्मा है, मैं एक सादी औरत हूँ, लेकिन बताओ ये सब क्या हुआ, कौन है ये ठाकुर, क्यों मार रहे थे वो तुम्हें? बुजुर्ग खातून जिनका नाम सुधा देवी था, रोते रोते बताने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। बेटी,
मेरा नाम सुधा देवी है। मैं पास के गांव रामपुर से हूँ। मेरे शौहर की मौत 10 साल पहले हो गई थी बीमारी से। मेरा बेटा था राकेश, लेकिन वो 3 साल पहले सड़क एक्सीडेंट में चल बसा। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, मात्र 2 एकड़, जो मेरे शौहर ने मेरे नाम कर दी थी। उस जमीन पर मैं थोड़ी सब्जियां उगाती हूँ, भिंडी, टमाटर, बैंगन, थोड़ा सा अनाज भी, जो बाजार में बेचकर गुजारा चलता है। लेकिन जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह, वो इलाके का बड़ा जमींदार और बिजनेसमैन है। वो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। कहता है अपनी फैक्ट्री का विस्तार करेगा, फैक्ट्री बनेगी तो गांव वालों को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी, ये बहाना बनाता है। लेकिन मैं जानती हूँ उसकी फैक्ट्री पहले से ही गैर कानूनी कामों का अड्डा है। छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है, नदियों में गंदा पानी बहाता है, जिससे खेत बर्बाद हो रहे हैं। मैंने मना कर दिया। वो जमीन मेरे बेटे की याद है, वहाँ उसकी छोटी सी समाधि बनी है। मैं वहाँ जाकर बातें करती हूँ जैसे वो अभी भी मेरे साथ है। लेकिन ठाकुर के आदमी रोज आते हैं, धमकाते हैं, कभी पैसे ले लो, कभी डराते हैं। आज तो हद हो गई। पुलिस वालों को भेजा जो मारपीट पर उतर आए, साइन कर दे वरना जान से मार देंगे कहकर पीटा। सुधा देवी की आंखें फिर नम हो गईं। बेटी, मेरे पास और कुछ नहीं बचा, वो जमीन ही मेरा सब कुछ है। सुनील का शर्मा का दिल पिघल गया। वो सुधा देवी का दर्द समझ सकती थी। उनके अपने वालिद ने भी ऐसी ही जमींदारी की मार झेली थी, लेकिन साथ ही उनका गुस्सा भड़क रहा था। पुलिस जो आवाम की हिफाजत के लिए होती है, वो एक दबंग के इशारे पर एक बुजुर्ग खातून को मार रही है। अम्मा, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। कानून ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अभी थाने चलेंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सुधा देवी ने डरते हुए सर हिलाया। नहीं बेटी, थाने में भी ठाकुर के आदमी भरे पड़े हैं। इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी उसका खास चेला है, रिश्वत लेता है, उसके इशारे पर नाचता है। मैं पहले भी कई बार गई, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा मुझे ही धमकी दी। बेटी, तुम्हारी हिम्मत तो देखकर अच्छा लगा, लेकिन खतरा है। अगर ठाकुर को पता चला कि मैंने किसी से शिकायत की तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। सुनील का शर्मा ने सुधा देवी का हाथ थामकर आउट कर दिया। अम्मा, एतमाद रखो, मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होगा। हम थाने जाएंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि तुम्हारी शिकायत दर्ज हो। सुनील का शर्मा के दिमाग में एक प्लान बन रहा था। वो आईपीएस थी, जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर, लेकिन आज वो अपनी पहचान छुपाकर सिस्टम की सच्चाई देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि एक आम शहरी के साथ पुलिस और इंतजामिया कैसा सुलूक करती है। अगर इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी सच में बदउनवान है तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। चलो अम्मा, पहले थाने चलते हैं। उन्होंने पास खड़े एक ऑटो रिक्शा में बैठकर थाने की तरफ निकल पड़ी। सुनील का शर्मा ने हल्के से मुस्कुराकर रास्ते में सुधा देवी से और तफसीलात पूछी। सुधा देवी ने बताया कि जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह का राज बहुत पुराना है। उसका असर पूरे जिले में फैला है। वो गांव वालों को डराता है और अपनी फैक्ट्री में गैर कानूनी शराब का कारोबार चलाता है। उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नदियों और खेतों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी हर महीने ठाकुर से मोटी रकम लेता है। सुधा देवी की आवाज में डर और मायूसी थी। सुनील का शर्मा ने गहरी सांस ली। अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं, आज सच्चाई सामने आएगी। ऑटो से उतरकर जैसे ही दोनों थाने के अंदर पहुंची, इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उम्र करीब 45 साल, मोटा जिस्म, चेहरे पर घमंड की लकीरें, मूछें तनी हुई और आंखों में एक अजीब सी अकड़। उसके पास 2 सिपाही बैठे हंस रहे थे। एक सिपाही बोला, साहब, कल रात का हवालाती तो बड़ा ड्रामा कर रहा था, कह रहा था मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ। मनोज त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा, अरे ठाकुर साहब का नाम लेकर बचना चाहता था। सुनील का शर्मा और सुधा देवी थाने के अंदर दाखिल हुई। सुधा देवी डर से कांप रही थी, लेकिन सुनील का शर्मा का चेहरा पुरसुकून और पक्का था। उन्होंने मनोज त्रिपाठी की तरफ देखा और पुरसुकून लेकिन सख्त लहजे में कहा, साहब, हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है, मारपीट का मामला है। मनोज त्रिपाठी ने चाय का घूंट लिया, फिर ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। सुनील का शर्मा के सादे कपड़े और सादे चप्पलें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो उन्हें गंभीरता से ना ले रहा हो। क्या हुआ बहन जी, बैठो ना, बताओ, लेकिन जल्दी बोलो, मैं व्यस्त हूँ, ठाकुर साहब का फोन आया है, अभी मीटिंग है। सुधा देवी डरते हुए आगे बढ़ी। साहब, आज हाईवे के पास आपके ही पुलिस वाले भी और जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह के आदमी थे। उन्होंने मुझे मारा मेरी जमीन हड़पने के लिए। देखिए, मेरे चेहरे पर, हाथ पांव पर चोटें हैं, बड़ा मेहरबानी रिपोर्ट लिख दीजिए। मनोज त्रिपाठी के चेहरे पर पहले हैरत आई, फिर एक ठहाका लगाकर जोर से हंसा और उसके साथ बैठे सिपाहियों ने भी हंसाना शुरू कर दिया। अरे बूढ़ी, फिर वही पुरानी कहानी, कितनी बार आ चुकी हो,
ठाकुर साहब जैसे बड़े आदमी की बात मान ले, तेरी वो 2 एकड़ की बेकार जमीन बेचते लाखों रुपए मिलेंगे, फैक्ट्री बनेगी, गांव में तरक्की होगी। तू तो बस जिद कर रही है। जा घर जा, कल फिर आना, लेकिन तब तक सोच ले। सुधा देवी की आंखें नम हो गई। साहब प्लीज, वो मेरी इकलौती जायदाद है, मेरे बेटे की समाधि वहाँ है, ठाकुर की फैक्ट्री गैर कानूनी है, मेरे साथ मारपीट हुई है, बड़ा मेहरबानी मेरी मदद करो। उनकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। सुनील का शर्मा ने बीच में टोका, इंस्पेक्टर साहब ये कानून का मामला है, मारपीट हुई है, धमकी दी गई है, आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत फौरन रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। चोटें साफ दिख रही हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवाइए। मनोज त्रिपाठी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सुनील का शर्मा की तरफ बढ़ा। तो कौन है रे? साहब साहब कहकर वकील है क्या, या ठाकुर साहब की कोई दुश्मन? यहाँ आकर कानून की बातें सिखा रही है। निकल बाहर, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा, झूठा केस डालने के इल्जाम में। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा, हाँ साहब, ऐसी औरतों को तो सबक सिखाना चाहिए, बहुत अकड़ दिखा रही है। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा और सुधा देवी को धक्का देने की कोशिश की। चल बूढ़ी बाहर निकल, बार बार वही राग गाती है। सुनील का शर्मा पीछे न हटी। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा पुरसुकून। इंस्पेक्टर शांत हो जाइए, हम एक जायज शिकायत लेकर आए हैं। आपकी ड्यूटी है कि रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं उच्च अफसरों को सूचित करूंगी। मनोज त्रिपाठी अब और भड़क गया। उसने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने की कोशिश की। चुप कर लड़की, ज्यादा बोल रही है। सुधा देवी डर से कांप रही थी। बेटी चलो यहाँ से, ये लोग हमें फंसा देंगे। लेकिन सुनील का शर्मा ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकाला। उनकी आवाज अब ठंडी लेकिन कड़क थी। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं सुनील का शर्मा हूँ, इस जिले की आईपीएस। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। मनोज त्रिपाठी का हाथ हवा में रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सिपाहियों की हंसी गायब हो गई। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई बम फट गया हो। आईपीएस, एक सिपाही फुसफुसाया। दूसरा सिपाही घबराते हुए बोला, साहब अब तो गए। मनोज त्रिपाठी घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम सॉरी, 1000 बार सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, सादे कपड़ों में, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तो बस चाय मंगवाऊं, बैठिए, कुर्सी लाइए। उसने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन सुनील का शर्मा ने हाथ उठाकर रोका। उनकी आवाज ठंडी और सख्त थी। चाय नहीं इंस्पेक्टर, इंसाफ चाहिए। आप जैसे अफसर वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। एक बुजुर्ग औरत पर मारपीट, जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह के इशारे पर, ये क्या पुलिस की ड्यूटी है? आज से आप मुअत्तल हैं। सिपाही फौरन सुधा देवी की शिकायत दर्ज करो और इंस्पेक्टर को फौरन हटा दो। मैं अभी अदालत को सूचना दे रही हूँ। थाने में हड़कंप मच गया। सिपाही दौड़ दौड़ कर काम करने लगे। एक सिपाही ने जल्दी से डायरी निकाली और शिकायत लिखने लगा। मैडम धारा क्या लगाएं? उसने कांपते लहजे में पूछा। सुनील का शर्मा ने वाजे हिदायत दी। आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 506 मुजरिमाना धमकी, 341 गलत तरीके से बंदिश और 120B मुजरिमाना साजिश। सुधा देवी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। मनोज त्रिपाठी गिड़गिड़ाने लगा, मैडम रहम करो, मेरा खानदान है, बच्चे हैं, ठाकुर साहब का दबाव था, मैं मजबूर था, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी नौकरी बचा लीजिए। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। सुनील का शर्मा ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। मजबूरी का बहाना मत बनाओ इंस्पेक्टर, तुमने कानून का अपमान किया है। एक गरीब औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और जिले को लूटा। तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी के लिए कलंक हो। बाहर जाओ और इंतजार करो, तुम्हारा मुअत्तली ऑर्डर अभी तैयार होगा। सिपाही घबरा गए। एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए दूसरे से कहा, ये तो गई नौकरी, आईपीएस मैडम तो सख्त हैं। दूसरा सिपाही बोला, अरे ठाकुर साहब को फोन करो, शायद वो कुछ कर लें। लेकिन सुनील का शर्मा ने उनकी बात सुनी। कोई फोन नहीं करेगा। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि सिपाही चुप हो गए। थाने में अब एक अजीब सी खामोशी थी। सुधा देवी की शिकायत दर्ज हो गई। मेडिकल के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। सुनील का शर्मा ने सुधा देवी का हाथ थामा और कहा, अम्मा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं खुद इस केस को देखूंगी। सुधा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। बेटी तुम सच में खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हो, लेकिन ठाकुर बहुत खतरनाक है, एहतियात रखना। सुनीलिका शर्मा जानती थी कि ये केस इतना आसान नहीं है। जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह जिले का बड़ा दबंग और असर वाला आदमी था। वो जिले की सियासत, पुलिस और मुकामी इंतजामिया पर हावी था। सुनीलिका शर्मा ने फौरन अपने ऑफिस फोन किया। हेलो हरिंदर सिंह साहब, सुनीलिका शर्मा बोल रही हूँ। एक गंभीर मामला है। जमींदार ठाकुर विकलांत सिंह के खिलाफ मारपीट, धमकी और जमीन हड़पने की साजिश का केस दर्ज हुआ है।
शाम को उनके बंगले पर रेड करनी है, फौरन वारंट जारी करवाइए और एक मजबूत टीम तैयार करो। हरिंदर सिंह ने जवाब दिया, मैडम ठाकुर साहब वो तो बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उनकी, एहतियात रखिएगा। सुनीलिका शर्मा ने कहा, हरिंदर सिंह साहब मुझे सिर्फ कानून की फिक्र है, आप मेरी बात मानिए वरना मैं खुद होम सेक्रेटरी को लिखूंगी। हरिंदर सिंह ने फौरन हामी भरी। शाम ढलते ही सुनीलिका शर्मा सरकारी जीप में सवार होकर ठाकुर के बंगले की तरफ रवाना हुई। उनके साथ थी एक मजबूत टीम, 10 सिपाही, 2 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार। बंगला शहर के बाहरी इलाके में था। विशाल सफेद मालिकाना दीवारें, बड़ा लोहे का गेट और चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स। बंगले के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थीं, जो ठाकुर के रसूख की गवाही दे रही थीं। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, गार्ड्स ने बंदूकें तान दी। कौन हो, अंदर नहीं जाने देंगे, एक गार्ड चीखा। उसकी आवाज में धमकी थी। सुनीलिका शर्मा जीप से उतरी। अब वो अपनी आईपीएस की वर्दी में थी। मैं आईपीएस सुनीलिका शर्मा हूँ, ठाकुर विक्लांत सिंह को गिरफ्तार करने आई हूँ, रास्ता हटाओ वरना तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्ड्स हिचकिचाए। एक गार्ड ने जल्दी से वॉकी टॉकी पर बात की, साहब को बोलो आईपीएस मैडम आई हैं। पुलिस के साथ कुछ ही मिनटों में ठाकुर विक्लांत सिंह बाहर आया। 53 साल का मोटा आदमी, सफेद कुर्ता पैजामा, मूछें तनी हुई, चेहरे पर घमंड और खुद एतमादी। उसके पीछे 4-5 गुर्गे थे, जिनके हाथों में लाठियां और चेहरों पर दबंग। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे आईपीएस मैडम क्या बात है, इतनी जल्दी रात को मेरे बंगले पर? अंदर आइए, चाय पानी लीजिए, कोई मसला है तो बात कर लेते हैं। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। सुनीलिका शर्मा ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। चाय पानी नहीं ठाकुर साहब, आप गिरफ्तार हैं। सुधा देवी पर मारपीट करवाने, पुलिस का दुरुपयोग करने, जमीन हड़पने की साजिश और गैर कानूनी फैक्ट्री चलाने के इल्जाम में। ठाकुर ने जोर से ठहाका लगाया। उसके गुर्गे भी हंस पड़े। मैडम मजाक मत कीजिए, मैं विक्लांत सिंह हूँ, इस जिले का जमींदार। सुधा कौन? वो जिद्दी बूढ़ी, उसकी जमीन तरक्की के लिए चाहिए, फैक्ट्री बनेगी, रोजगार आएगा। कोई मारपीट नहीं हुई, आपका इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी ही गवाह देगा। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। पैसों की बात है तो। वो रुक गया, जैसे सुनीलिका शर्मा की प्रतिक्रिया देख रहा हो। सुनीलिका शर्मा ने जेब से वारंट निकाला और उसे ठाकुर के सामने लहराया। कानून सबसे ऊपर है ठाकुर साहब, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। सिपाही हथकड़ी लगाओ। ठाकुर का चेहरा बदल गया, उसकी हंसी गायब हो गई। मैडम तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो? मेरे ऊपर ऊंचे लोग हैं, कल ही मैंने मंत्री जी से बात की थी। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो तुम्हारी पोस्टिंग बदल जाएगी, तुम्हारा करियर खत्म। उसके गुर्गे आगे बढ़े, लाठियां उठाए, लेकिन सुनीलिका शर्मा के सिपाहियों ने फौरन बंदूकें तान दी। पीछे हटो, एक इंस्पेक्टर चीखा। सुनीलिका शर्मा ने कहा, ठाकुर साहब तुम्हारा राज अब खत्म, तुम्हारी फैक्ट्री की तलाशी होगी, सारे सबूत सामने आएंगे। सिपाही उन्हें ले चलो। ठाकुर अब गिड़गिड़ाने लगा, मैडम रहम करो, मेरा खानदान है, बच्चे हैं, सेटल कर लेंगे, जितना बोलेंगी उतना दूंगा, बस ये बात यहीं खत्म कर दो। उसकी आवाज में अब डर था, लेकिन सुनीलिका शर्मा अडिग थी। ठाकुर साहब कानून रिश्वत नहीं लेता, तुमने एक बुजुर्ग औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और जिले को लूटा, अब हिसाब चुकाने का वक्त है। सिपाहियों ने ठाकुर को हथकड़ी लगाई, उसके गुर्गे चुपचाप पीछे हट गए। बंगले की तलाशी में गैर कानूनी दस्तावेजात, लाखों की नकद और गैर कानूनी शराब की पेटियां मिली। ठाकुर को जीप में बिठाया गया और उसका चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मामला अदालत में पहुंचा। ठाकुर विक्लांत सिंह को आईपीसी की धारा 323, 506, 348 और 120 बी के तहत मुजरिम पाया जाता है। साथ ही उनकी फैक्ट्री में गैर कानूनी कारोबार के लिए अलग से कार्रवाई होगी। उन्हें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सुधा देवी की जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। अदालत हॉल में तालियां बजीं। सुधा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। सुनीलिका शर्मा ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सजा के बाद जिले में हलचल मच गई। ठाकुर का सल्तनत ढह गया। सुधा देवी की जमीन उन्हें वापस मिली। गांव वालों में हिम्मत आई। सुनीलिका शर्मा ने यकीनी बनाया कि ठाकुर की फैक्ट्री पर ताला लगे और गैर कानूनी कारोबार बंद हो। मनोज त्रिपाठी का मुअत्तली मुस्तकिल हो गया और उसके खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई। सुनीलिका शर्मा एक रात अपने घर की छत पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, कानून की ताकत सच्चाई में है। अगर मैं उस दिन बाजार न गई होती तो सुधा अम्मा को शायद कभी इंसाफ न मिलता। वो जानती थी कि ये सिर्फ
एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को बचाने और नाइंसाफी को मिटाने के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ कानूनों की पाबंदी करने के लिए।